दोस्तों, आप लोगों का फिर से सुपर एजुकेशन 2.0 में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं चैप्टर, जो एक्सरसाइज है 1.1। आज इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यूज होने वाली चीज़ें हैं वो क्या है कि सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये क्या चीज़ हमारे पास है, भाजक, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे कुछ इस रूप का कुछ खाका तैयार कर दिया, बना दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होता है भाजक और यहाँ पे होता है भाज्य और यहाँ पे होता है हमारे पास भागफल और ये क्या हो जाता है, शेषफल। क्या हो जाता है, शेषफल। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो हमको क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। मतलब कहने का कि हमारे पास जो यहाँ पे भाज्य है, जो क्या है भाज्य, उसके बराबर क्या हो जाता है, इसका गुणा इसमें करेंगे, अर्थात भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। मतलब कहने का है कि अगर भाज्य के बराबर हम लोग कुछ देखें, कोई अगर फार्मूला हमारा बनता है तो वो क्या बनता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारे जो 1.1 एक्सरसाइज का जो मेन इंट्रोडक्शन है। और आज ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है प्रमेयिका। सबसे पहले क्या आता है, प्रमेयिका। प्रमेयिका, ये प्रमेयिका क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेमा। क्या कहते हैं, लेमा। ये प्रमेयिका होता है क्या है, अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो प्रमेयिका है वो आप लोगों को लगभग प्रमेय से जुड़ा हुआ एक शब्द लगता होगा। एक शब्द ऐसा है जो प्रमेय से जुड़ा हुआ है। और क्लास 9th में आप लोगों ने बहुत सारे प्रमेय सॉल्व किए होंगे। तो प्रमेय हमारे पास क्या होता है, प्रमेय एक ऐसा प्रूफ किया हुआ कथन होता है। प्रमेय का मतलब वो ऑलरेडी क्या होता है, वो सिद्ध रहता है और हम उसको क्या करते हैं, दोबारा और मतलब बार बार उसको उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है, सिद्ध हुआ एक कथन होता है। उसी तरीके से क्या होता है कि प्रमेयिका है, क्या है, प्रमेयिका। प्रमेयिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेमा। प्रमेयिका को कहा जाता है कि यह एक ऐसा कथन है, यह एक सिद्ध किया हुआ ऐसा कथन है जो दूसरे कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको दूसरे कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। प्रमेयिका हमारे पास क्या है, प्रमेयिका एक ऐसा कथन है, यह एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको हम दूसरे कथनों को प्रूव करने में क्या करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। क्या चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको कहते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं और आगे हम हेडिंग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये क्या चीज होती है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास ये होता क्या है। प्रमेयिका तो हम जान गए, जो प्रमेयिका है वो हम समझ गए कि प्रमेयिका एक ऐसा सिद्ध किया हुआ क्या है, कथन है जिसको हम
अलग किसी और कथन को सिद्ध करने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अब आ जाता है बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, मतलब इस प्रमेयिका में एक कौन सा वर्ड जुड़ गया है, यूक्लिड विभाजन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पास आती है कि दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय द्वितीय का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिक। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान का मतलब होता है दोस्तों, विद्यमान का मतलब होता है स्थिर होना। विद्यमान है कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, और कामा करके आ जाएगा जो R होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के, और यहाँ पे हमारे पास ये छोटा होगा किससे, B से। किससे छोटा होगा दोस्तों, B से। हमारे पास जो R होगा वो क्या होगा, किससे छोटा होगा, B से। मतलब कहने का ये है, मतलब इसमें हमारा कहने का ये है कि यहाँ पे एक कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, क्या चीज, दो धनात्मक पूर्णांक A और B, हमको दो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, कौन से, A और B, और उसको क्या कि दिए रहने पर, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, मतलब ऐसी अद्वितीय यूनिक, जैसे हम यूनिक हैं, अलग है सबसे, संसार में सबसे अलग है, मात्र इंसान हम एक ही हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, मतलब हमारे रूपरेखा का कोई नहीं, ना आपके रूपरेखा का कोई मिल सकता है। उसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय यूनिक मतलब अलग पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। मतलब हमारे पास अगर कोई पूर्णांक है A और B जो हमारे पास दिए रहने को, उसमें Q और R इस तरीके से विद्यमान होगा कि A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पे जो हमारे पास R है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो हमारे पास जो R है वो B से क्या होगा, छोटा होगा। इस तरीके से इसमें विद्यमान होंगे, इस तरीके से क्या होंगे, विद्यमान होंगे। आइए इसको और आसानी से समझते हैं, और इस पे में एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारा ये कथन क्लियर हो जाए। ये जो यहाँ पे दिया हुआ जो यहाँ पे कथन स्टेटमेंट है मैथमेटिकल प्रोसेस में, यहाँ पे उस प्रक्रिया में इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, माना दो पूर्णांक, क्या चीज, माना दो पूर्णांक, यहाँ पे लेते हैं हमारे पास, माना दो पूर्णांक हमारे पास क्या है, 11 और माना दो पूर्णांक 5 व 11। मतलब हमारे पास क्या है, दो पूर्णांक क्या है, 5 और 11, और ये कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 11 है वो बड़ा है किससे, 5 से। 11 किससे बड़ा है, 5 से। ऐसे पहले हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जो पूर्णांक दिए हुए हैं वो क्यों किससे बड़ा है। अगर 11 5 से बड़ा है तो हम 11 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। अगर 11 में 5 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, और 11 में से अगर 10 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आप बच्चों को खूबी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था भाज्य बराबर, भाज्य क्या है, इसमें हमारे पास है 11, भाज्य क्या है, 11 है, भाज्य क्या है, 11 है, और यहाँ पे हमारे पास भाजक कितना है, वो है 5, और गुणे जो भागफल आया है वो कितना है, 2, और यहाँ पे प्लस शेषफल कितना है, 1। मतलब 5 गुना के 10 और 1 मिला के 11। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस जो हमारे पास अगर 5 का गुणा 2 में
किसका 5 के गुणा 2 में करेंगे 10 मिलेगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो इस 11 के बराबर हमारे पास हो जाएगा। और इस फार्मूले को आप लोगों ने 5 में 6 में या 7 में 8 में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा है। आइए देखते हैं यहाँ पे, माना 2 धनात्मक पूर्णांक, माना 2 धनात्मक पूर्णांक, माना 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से, a व b हैं, क्या है a व b हैं, और कुछ इस रूप में हमारे पास ये है, कुछ इस रूप में है कि यहाँ पे जो a है वो बड़ा होगा किससे, b से। a जो हमारे पास है वो किससे बड़ा होगा, b से। तब हम क्या करेंगे, a में अगर भाग देंगे, a में अगर क्या करेंगे भाग देंगे b से, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, q होगी, और जो शेषफल मिलेगा वो क्या होगा, r होगा। जो शेषफल मिलेगा वो क्या होगा, r होगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो a है, यहाँ पे जो a है एकदम सेम प्रोसेस 11 की जगह है, मतलब ये क्या है, भाज्य है। क्या है ये, भाज्य है। और यहाँ पे हमारे पास a भाज्य हो गया, और b क्या है, भाजक है, और q क्या है, इस रूप में हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे क्या है, भागफल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो q है वो क्या हो गया, भागफल हो गया। फिर हमने प्लस का निशान लगाया, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे फार्मूले में लगा हुआ है प्लस का निशान, यहाँ पे क्या है, r है, तो हमारे पास जो शेषफल रहेगा वो r है। कहने का मतलब इसको इस रूप में दिया है तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 6-7 की बुक उठाएंगे तो उसमें ये चीज दिया हुआ है, बस वहां पे क्या कर दिया है कि a और b ले लिया है, और कुछ q और r ले लिया, जिसको क्वेश्चन कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, और उसको कुछ इस रूप में लिख दिया है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। और आगे जो हमारे पास चीजें हैं, आगे जो चीजें कहाँ है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो शेषफल आया है, क्या आया है, जो शेषफल, वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, ये हमारा जो शेषफल आएगा, शेषफल ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। और छोटा किससे होगा ये, और छोटा किससे होगा, हमारा जो शेषफल है वो किससे छोटा होगा, वो छोटा होगा हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेषफल है वो हमेशा क्या छोटा होगा, किससे, जो यहाँ पे हमारे पास दिया है, यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे 5 था ना, भाजक, जो हमारे पास भाजक है, भाजक कितना है, 5 है, इस भाजक से हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। मतलब कहने का जो शेषफल हमको मिलने वाला है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, जो शेषफल हमको मिलेगा, जो शेषफल हमको मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा। और इसी चीज को बस इस रूप में लिख दिया है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और यहाँ पे हमारे पास जो भाजक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p। मतलब कहने का ये जो पूरा प्रोसेस है कुछ नहीं है, मतलब एक छोटा सा क्या है, भाग देने की प्रक्रिया है। मतलब हम इसको एक आसानी से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। आगे इसके बारे में तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और मेन इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो यही है, ये वाली लाइन, इसको आप याद रखिएगा किस रूप में कैसे कैसे दिया है। आप लोग इसको भी उतार लीजिए समझने के लिए, ये कैसे आया, मतलब वो पुरानी चीजें हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। और इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे लिखते हैं एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या चीज, हमने प्रमेयिका जान लिया कि प्रमेयिका हमारे पास जो होता है वह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन, जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह चीज होती है कि उसमें दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, उसमें हमारे पास अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं ए और बी, तो उसमें जो हमारे पास जो अद्वितीय जो संख्याएं मिलेंगी वो विद्यमान कौन सी संख्या होंगी? उसमें Q और R विद्यमान रहेगा ऑलरेडी, और उसके द्वारा हमारे पास क्या मिलता है? यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने लिखा था वो हमको आसानी से क्या होता है? मिल जाता है। जो हमने यहाँ पे लिखा था कि A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पे जो होगा जीरो क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? R क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा जीरो से, और ये क्या होगा? छोटा होगा B से। ये दूसरा स्टेटमेंट था। अब हम लोग आ गए तीसरे पे। कहाँ गए? तीसरे पर। अब इसमें हमारे पास है क्या? ये है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ है नहीं, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? एक मेथड है, इसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेथड क्या है? इसमें 3 स्टेप होंगे, पहला, दूसरा तथा तीसरा स्टेप। और इन सवाल है कि सर 3 स्टेप होंगे, ठीक है, लेकिन 3 स्टेप का प्रयोग करके हम लोग करेंगे क्या? तो 3 स्टेप का प्रयोग करके हम लोग इसमें से HCF निकालेंगे। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, HCF। क्या चीज? HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। बिल्कुल सही, आप लोग जो सोच रहे हैं एकदम वही चीज है जो हम लोग 8 में 6 में 7 में पढ़ चुके हैं, महत्तम समापवर्तक। तो सवाल ये है कि सर इतना लंबा चौड़ा बताने की क्या जरूरत कि हम लोग इसको HCF निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सवाल ये है दोस्तों कि हमको HCF निकालना है, लेकिन इस मेथड से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे हम ले लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या करना है? यहाँ पे निकालना है। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि दो संख्याएं यहाँ पे लिखेंगे, माना कह सकते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक A व B इस प्रकार दिए हैं कि किस प्रकार दिए हैं? हमारे पास जो A और B है वो इस प्रकार दिए हैं कि उसमें जो A है वो बड़ा होगा B से। ये क्या होगा? बड़ा होगा B से। तब इसका HCF ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का दोस्तों ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, मतलब दो पूर्णांक धनात्मक दे देंगे, उसमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और उससे कहेगा कि आप लोग इससे क्या निकालिए? HCF निकालिए। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग प्रमेयिका पढ़ लिए अच्छे से, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ लिए, हम लोग वास्तविक संख्याएं जानते हैं, हम लोग सारी संख्याएं जानते हैं, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे अब हमारे साथ क्या होने वाला। तो पहला हमारा जो केस होगा, हमारा जो केस नंबर फर्स्ट अर्थात इसको कह सकते हैं हम, यहाँ पे केस जो हमारे पास है अर्थात चरण, जो हमारे पास पहला जो चरण होगा वो क्या होने वाला है, ठीक ना? पहले चरण में हमसे कहेगा क्या? पहले चरण में हमसे क्या कहेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले चरण में A और B दिए रहने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। मतलब A और B दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और Q क्या कह सकते हैं? और Q, R का मान निकाल लेंगे। मान क्या करेंगे? निकाल लेंगे। कितना सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास A और B दिया है, बिल्कुल सिंपल, आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे हमारे 21 हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है? 21। और जैसे मान लीजिए दो नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर जैसे मान लीजिए हमारे पास दिए हुए हैं, वो दो नंबर कौन से? दो नंबर हमारे पास दिए हैं
एक हमारे पास 21 हो गया और एक क्या हो गया, मान लीजिए कि हमारे पास 5 हो गया। अब दोस्तों इसमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से कहेंगे कि हमारे पास जो दो नंबर दिए हैं 21 और 5, तो 21 क्या हो गया दोस्तों, बड़ा हो गया और 5 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे, यहाँ पे दो नंबर दिए हैं, एक है 5 और एक 21। तो इसमें दो नंबर दिए हैं, सेम वही चीजें ए और बी दिए रहने पर तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी दिए हैं। हम जानते हैं कि 21 बड़ा है 5 से, तो हम 21 में भाग देंगे किससे, 5 से। तो 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, काउंटिंग पारा कितनी बार करेंगे, 4 बार। तो 5 के 5, 5 गुना 10, 5 के 15, 5 को 20। तो यहाँ पे 5 को हो गया 20 और शेषफल कितना बचा है। बस ऐसे ही इसमें करना है, पहले चरण में बस यही करना है। और यहाँ से हमको क्यू और आर मिला के नहीं मिला। देखिए ये जो हमारे पास एक क्यू है, सॉरी ये हमारे पास आर है, जिसको हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। और ये क्या हमारे पास हो गया, क्यू है, जिसको हम क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। मतलब क्या है कि पहले चरण में हमको क्यू और आर मिल गया। अब अगर हमको पहले चरण में क्यू और आर मिल गया, तो अब हम इसके बाद कौन सा सेकेंड चरण में हम क्या करने वाले हैं, उसको आप लोग बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखिए। ठीक, बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो एचसीएफ निकालने के लिए ए और बी का कहा था, तो हमने पहले चरण में हमको क्या मिल गया, पहले चरण में हमको मिल गया कि क्यू और आर का मान मिल चुका है। अब यहाँ पे हम चरण नंबर या केस नंबर क्या लिखेंगे, चरण क्या हो जाएगा 2। और दोस्तों अब पहले में तो हमको क्यू और आर का मान निकालना था, और अब दूसरे चरण में हमको क्या करना है, दूसरे चरण में करना है यदि r बराबर 0 है, तो यदि r बराबर 0 हो, तो यदि r बराबर क्या हो, 0 हो, तो या ऐसे कह सकते हैं यदि r बराबर 0 हो तब b स्मॉल b कामा, स्मॉल b के बाद रुक जाना है, कामा पूर्णांको a कामा b, या ऐसे कह सकते हैं a तथा b का HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। मतलब कह रहा है कि यदि r बराबर हमारे पास क्या हो, 0 हो, यदि r बराबर क्या हो, 0 हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो b है वो क्या हो जाएगा, a और b का HCF हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पर लिखते हैं लेकिन r 0 के बराबर 9 तब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कितनी अच्छी बात है। कह रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग अगर चरण नंबर 1 में करते हैं, उसमें Q और R आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर चरण नंबर 2 में जाएंगे, यदि R बराबर 0 तो जो A और B दिया है उसमें से B जो होगा वो HCF हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो R है अगर वो 0 के बराबर न हो, तब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम करेंगे। तब क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम करेंगे। ठीक, और अगर केस नंबर हम 3 देखते हैं, केस नंबर हमारे पास जो चरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चरण नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, हम ये देखेंगे। तो इसमें कुछ और बात नहीं, यही है कि इस प्रक्रिया का प्रयोग, किस प्रक्रिया का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, इस प्रक्रिया का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक r का मान 0 न हो जाए। मतलब क्या है कि चरण नंबर 3 में हम इस प्रक्रिया का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक r का मान 0 न हो जाए, और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF होगा। और
स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF होगा। ठीक, पहले चरण में कितना सिंपल, पहले चरण में मतलब कहने का कि हमारे पास दो नंबर दिए A और B। कौन से नंबर दिए A और B? कहने का मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं 31 और इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 2 एक अन्य 2 यहाँ पे हमारे पास, ठीक ना। और यहाँ पे हम ये कितनी बार जा सकता है कि ये हमारे पास चला जाएगा, यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 23 और 2, ठीक ना। 2 एक अन्य 2 और फिर हमारे पास 2 एक अन्य हमारे पास क्या हो जाएगा 11 दूना 22, कितना बचा 1। मतलब यहाँ पे 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 तो इस पर यूक्लिड विभाजन पर भी का प्रयोग करेंगे। कैसे? इसको यहाँ पे फिर बात का निशान लगाएंगे और इस वाले 2 को यहाँ पे उतारेंगे। अब 1 2 ना के 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 1 कट गया। अब A और B क्या है? A और इसमें से भाजक क्या है? A भाजक है। तो एक ये जो भाजक है ये क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आइए इस पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, और एकदम सिंपल है, आप लोग इसको एक बार 2 बार पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल इस पे सॉल्व करेंगे बुक से लेकर या अपने से बनाकर, तो एक क्वेश्चन एकदम आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोगों को समझ में ना आए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक नंबर दिया है कि जो है 4052। कितना दिया है? 4052। वह हम ले सकते हैं एक नंबर और हम ले सकते हैं जैसे 12576 हम ले लेते हैं। 12576 का HCF निकालिए। क्या निकालिए? का HCF निकालिए। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। और किससे निकालना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमको करना क्या है? सबसे पहला काम, ये दोनों क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। क्या है? ये दोनों धनात्मक है। तो ये दोनों अगर धनात्मक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ए क्या हो गया, ये हमारे पास एक बड़ा नंबर है और ये क्या है, छोटा नंबर है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाइएगा। और थैंक यू, धन्यवाद।